5 अगस्त 2024 का दिन बांग्लादेश के इतिहास के सबसे कियोटिक दिनों में अब दर्ज हो गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अब पूर्व प्रधानमंत्री हो गई हैं। उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और उसके बाद वो भागकर हिंदुस्तान आ गई हैं। शुरुआत में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो हिंदुस्तान ज़्यादा देर रुकेंगी नहीं, यहाँ से वो सीधे किसी पश्चिमी मुल्क जाएंगी। लोग कह रहे थे कि लंदन भी जाना हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इस बीच बांग्लादेश से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, कई तरह की खबरें हैं। शेख हसीना की जो पार्टी है उसके समर्थक, उन पर हमलों की खबरें हैं, रिप्राइजल अटैक्स की खबरें भी हैं। ऐसी सूचनाएं भी हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उन पे हमले हुए हैं। इनमें से कई सारी सूचनाएं फैक्ट्स हैं और इसमें से कई सारी सूचनाएं अटकलें हैं जिनकी पुष्टि हो नहीं पाई है। इसी क्लटर को दूर करने का काम हम इस वीडियो में करेंगे। हमारे साथ अभिषेक कुमार है, आईआर बीट देखते हैं ललन टॉप के लिए, और दुनियादारी आप ही का शो है। अभिषेक, हम ये जानना चाहते हैं कि जब से शेख हसीना हिंडन पे लैंड करती हैं और ये बात एक तरह से कंफर्म हो जाती है कि अब उन्होंने देश अपना छोड़ दिया, उसके बाद से कौन से बड़े डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हुए हैं? और फिर उसके बाद कुछ बिंदुवार हमारे सवाल भी हैं। बांग्लादेश में कई, जैसे आर्मी चीफ ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया और जो उनका भाषण था उसमें उन्होंने एक चीज़ कही कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर हम एक सरकार बनाएंगे जो अभी के लिए सरकार चलाएगी शेख हसीना के बाद, और उसमें अवामी लीग नहीं होगी। अवामी लीग जो अभी तक सबसे बड़ी पार्टी थी संसद में और सरकार चला रही थी, शेख हसीना उन्हीं की नेता हैं। और उनके निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे शेख मुजीब की जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है। शेख मुजीब बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं, उनको राष्ट्रपिता जैसे भारत में महात्मा गांधी, उस तरह की छवि है। लेकिन और वो मूर्तियां तोड़ने में एक अंसार ग्रुप का नाम आ रहा है, वो कोई मिलिशिया ग्रुप या हो सकता है इस तरह। और फिर एक इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, उस पर अटैक की खबर है। आपको कुछ मंदिरों पे इस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, ये कहीं पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो द गुट इसमें शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में, जमाते इस्लामी या फिर बीएनपी, उनका नाम पहले मंदिरों पर और माइनॉरिटीज़ पर अटैक में आता रहा है, उनकी हिस्ट्री रही है जी। तो इस वजह से अभी हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की खबरें हैं कि माइनॉरिटीज़ को खतरा है या फिर जो इंडिया के समर्थक लोग हैं उनको खतरा है। इंडिया के लगभग 15,000 लोग अभी भी वहाँ पर होंगे। कुछ दिनों पहले एम्बेसी ने बताया था एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें से कुछ को निकाला गया था वहाँ से, कुछ अभी भी हैं। स्टूडेंट भी हैं, वर्कर्स भी हैं और कुछ बिजनेस करने वाले लोग भी हैं हर कम्युनिटी के। आपको वहाँ का एयरपोर्ट, ढाका का जो एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया आज शाम में 5 बजे, 6 घंटे के लिए उसको बंद किया गया है और हो सकता है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। इंडिगो और एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं ढाका के लिए। भारत ने जो ट्रेन चलती हैं, 3 ट्रेनें चलती हैं, मैत्री है और मुझे नाम बंधन है, 3 ट्रेनें चलती हैं बांग्लादेश के लिए, उसको भी रद्द कर दिया है फ़िलहाल के लिए। पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, चीफ जस्टिस के घर पर हमला हुआ है। आवामी लीग के जो हेडक्वार्टर है ढाका में, उसमें आग लगा दी गई है। और पीएम आवास में जो तोड़फोड़ हुई और उसमें जो लूटपाट हुई, उसकी तस्वीरें और वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे। मुझे ये बताइए कि जैसे एक ये बात, मतलब हिंसा का तो नहीं हम समर्थन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक कारण तात्कालिक समझ में आ रहा है कि अगर आवामी लीग के ऑफिसेस को जलाया जा रहा है या उसके समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है, और इसी में ये बात भी आ जाती है कि क्योंकि शेख हसीना के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम थे कि वो प्रो इंडिया है, इंडिया का स्टूज भी उनको कहा गया उनके वहाँ के ऑपोजिशन की तरफ से, तो वहाँ पे इंडियन इंटरेस्ट जहाँ पे है उन पर भी अटैक हो रहा है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर पर भी हमला होता है, चीफ जस्टिस के यहाँ भी हमला हो रहा है, तो अभी बांग्लादेश में जो केओस है, क्या उसमें कोई डायरेक्शन है या फिर अभी अनार्की की स्थिति है कि भीड़ के हाथ जो चढ़ जाएगा उसका अहित हो जाएगा, या फिर एक दिशा है, मतलब ये क्रांति है या एनार्की है? मैं वाला डिफरेंस, आपको जो भी लगता है चीज़ें देख, वो अभी एनार्की ही है, क्योंकि एक प्रोटेस्ट जो है बहुत ही संगठित नहीं है। एक गुट है स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो प्रोटेस्ट को, जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है उसको लीड कर रहा था, लेकिन वो ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारे उसमें कॉलेज शामिल हुए। फिर जमाते इस्लामी का जो छात्र संगठन है, छात्र शिविर, वो शामिल हुआ, बीएनपी के लोग आए। तो इस तरह के अलग अलग गुट हैं, उनकी मांगें अलग हैं। अब अगर सरकार नहीं बनी तो वो चाहेंगे कि हमारी भी भागीदारी हो उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वो ये दिखाना चाहेंगे कि हमने शेख हसीना को भगाया, हमने तख्ता पलट किया।
तो जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें हमारा रोल सबसे ज़्यादा है, तो वो अनार्की बनी रहेगी। सेना कह रही है कि हम गोली नहीं चलाएंगे और हम किसी के साथ जाति नहीं करेंगे, वो एक स्टेटमेंट जो आता है सत्ता परिवर्तन के बाद, उस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन जो अराजकता दिख रही है, जिसके हाथ जो लग रहा है वहीं लूटपाट हो रही है, वो पूरी तरह फैल चुका है और उसको रोकने में किसी लीडरशिप को आगे आना होगा। और सेना अभी उस मूड में है नहीं, क्योंकि उनको लगता है अगर हमने उनको रोका तो हो सकता है वो हमारे खिलाफ ना भड़क जाएं। हाँ, क्योंकि जैसे अभी हमें देखना भी है कि हम किस भाषा में आज की घटनाओं को देखेंगे। क्या ये सैनिक तख्ता पलट था, या ये एक क्रांति थी जिसके अंदर एक अथॉरिटेरियन लीडर को बाहर किया गया, या ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस में जैसा होता है कि एक पार्टी जाती है वैसी आती है। तो अभी उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलना बाकी हैं। इसके अलावा हम कोई अपडेट्स अगर दे सकते हैं बांग्लादेश में जो कुछ अभी चल रहा है उसके बारे में। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब जनरल ज़मान ने एड्रेस किया, जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, जनरल ज़मानी उनका शायद नाम है, तो उन्होंने ये कहा कि अभी प्रोटेस्टर्स को घर चले जाना चाहिए, जो सारे प्रश्न हैं उन पर ध्यान दे दिया जाएगा। और शायद उसमें क्या इस तरह की कुछ भाषा थी कि आज रात तक कोई समाधान निकालेंगे। और इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बारे में अभी हमें नहीं पता, बांग्लादेश हमसे भी आधा घंटा आगे ही है टाइम जोन में। तो क्या हम इस स्थिति में ये कहने की स्थिति में है कि आज जो कुछ होना था वो हो चुका है, आज कोई सरकार बनने नहीं जा रही है वहाँ पे? अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है कि इंतरिम सरकार में ये लोग होंगे या फिर किन के पास पावर होगी, आर्मी की क्या भूमिका होगी। जो स्टूडेंट गुट हैं जिनके साथ आर्मी चीफ ने कहा कि हम बैठ के बात करेंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, और जो इंतरिम सरकार होगी वो चुनाव कब करवाएगी, क्योंकि चुनाव तो अभी 6 महीने पहले हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हैं, और जब तक वो स्पष्ट नहीं हो जाता भीड़ जो है, और जब तक उसको काबू नहीं किया जाता, वो भीड़ के पास हथियार हैं, लाठी डंडे हैं, वो आग लगाने के लिए घूम रही है, तो उसको काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा सेना को, पुलिस को, जो भी लॉ को इन्फोर्स करेगी एजेंसियाँ, उनको ये करना होगा। और उसका जो रिपरकशन क्या होता है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि बांग्लादेश किस तरफ आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल यही है कि आर्मी चीफ अगर कह रहे हैं कि हम गोली नहीं चलाएंगे, तो उसका एक मतलब ये भी निकलता है कि अभी बैड प्रेस नहीं चाहते हैं वो, क्योंकि अभी से अगर आप एक स्टेक होल्डर बन जाएंगे और आपके बारे में फॉर वट एवर रीज़न अगर एक गलत छवि बनती है, कल को आपके सारे रास्ते बंद होते हैं, आर्मी के पास पावर टेक ओवर का रास्ता बंद हो जाएगा। अगर ये खबर आ जाए कि नहीं, आर्मी की गोलीबारी में 20 लोग या 25 लोग मरे हैं, तो अभी आर्मी खुद को एक डेमोक्रेसी के रक्षक के तौर पे आगे रखने की कोशिश कर रही होगी। हाँ हम करवा रहे हैं टाइप की चीज़ें हैं। और इसीलिए शायद वो एक मेजर्ड रिस्पांस है। और आर्मी चीफ बांग्लादेश की अभी भी जितनी ब्यूरोक्रेसी हमको दिख रही है, आर्मी के लिए सबसे जो आप कह सकते हैं कि सबसे सुंदर तख्ता पलट, मतलब ये तख्ता पलट कभी सुंदर नहीं होता, लेकिन आप उनके लिहाज से देखें तो वो दोनों तरफ से खुश हैं कि आपने उनके लीडर को सुरक्षित जाने दिया, और फिर आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार हैं। तो वो दोनों तरफ से सेफ हैं अभी, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि ये छवि खराब हो। मैं दोनों तरफ से सेफ को लेकर ही मेरा आखिरी सवाल है अभिषेक, और क्योंकि अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, कई सारे अपडेट्स हमने इस वीडियो में तो दिए आपको, लेकिन आप ललन टॉप लगातार देखते रहेंगे तो आप जानते रहेंगे कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। मुझे लास्ट सवाल ये पूछना है आपसे कि इस बात का जिक्र हमारे दुनियादारी में भी है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बात हो रही है कि जितना स्मूथ एग्जिट था शेख हसीना का, जितने करीब उनके घर की भीड़ थी, उसके बावजूद वो सुरक्षित बच के निकल आई। जो भीड़ उनके घर की तरफ जा रही थी उसे किसी ने रोका नहीं। शेख हसीना सुरक्षित हिंदुस्तान आ जाती हैं, वहाँ से फिर वो हिंडन भी पहुँच जाती हैं। तो इससे पहले हमने बांग्लादेश में जिस तरह के कूच देखे हैं, या जिस तरह का जब इस तरह का बड़ा कोई क्रांति जैसा मौका है, बहुत जाने गई हैं, और बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को 8-9 में जब वो BDR वाला कांड हुआ था तो बहुत सीनियर ऑफिसर्स का कत्ल हुआ था विथ वाइफ्स। ऐसी स्थिति हमने अभी तक तो नहीं देखी है। इसमें ज़्यादातर सिविलियन अनरेस्ट में लोग मारे गए हैं। तो इसके पीछे कितनी थेरीज काम कर रही हैं फिलहाल, जो आप सुन रहे होंगे अपने IR के सर्किट में कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा? कुछ इन्फॉर्म्ड गेसेस आप अगर शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, कुछ थ्योरीज, जैसे 3 देशों के सबसे ज़्यादा स्टेक हैं वहाँ पे, चाइना, इंडिया और यूएस इसलिए क्योंकि उसका पूरी दुनिया में है और वो चाहते हैं कि उस रीजन में वो हो, इंडो पैसिफिक, बे ऑफ बंगाल, क्योंकि उस तरफ के जो देश आप देखेंगे, जैसे म्यांमार में अभी मिलिट्री हुंटा है,
वहाँ चाइना का रोल है, वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार है, थाईलैंड में बहुत वो यूएस फ्रेंडली नहीं है, बांग्लादेश भी वैसा नहीं था, बांग्लादेश की करीबी चीन और इंडिया से। क्योंकि ये जब ये हुआ है मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण जून में, तब शेख हसीना 2 बार भारत आई, एक बार शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने और दूसरी बार स्टेट विजिट पे। उसके तुरंत बाद वो चाइना गई। तो इसलिए चाइना वाली जो थ्योरी है कि उसमें थोड़ा दम कम दिखता है कि जिस देश के साथ आप डील कर रहे हैं वो 2 हफ्ते के बाद या फिर 3 हफ्ते के बाद आपकी सरकार को गिराने पे विचार करेगा। बधाई दी थी शेख हसीना जी, जो विरोध कर रहे थे शेख हसीना के चुनाव का, उसमें यूएस, कनाडा और कुछ पश्चिमी देश और थे। यूएस की थ्योरी वो लेकर चलती है कि यूएस उस इलाके में हेजेमनी स्थापित करना चाहता है, और वो ये भी है कि इंडिया का दोस्त है यूएस कथित तौर पर, लेकिन वो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि दोस्ती ज़्यादा खतरनाक है अमेरिका के साथ, तो वो वाली चीज़ें हैं वहाँ पे। तो कुछ दिनों पहले मई में शेख हसीना ने कहा था कि कोई गोरी चमड़ी वाला देश हमारे ऊपर दबाव बना रहा था चुनाव से पहले कि हमें अपना एयरबेस यहाँ बनाने दो, अगर एयरबेस बनाने दिया तो तुम्हारी जीत आसान हो जाएगी। और वो देश कौन सा था ये नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वो फिर भी चुनाव जीत के आई, और जो बीएनपी और जो बाकी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने बायकॉट किया। और जब नतीजे आए तो अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने विरोध किया था कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो उस समय भारत और चीन ने सबसे पहले बधाई दी थी, और उसी के बाद जो है प्रोटेस्ट बीएनपी का शुरू होता है। फिर आपको अप्रैल में इंडिया आउट कैंपेन दिखेगा, फिर उसके बाद और भी चीज़ें। मई में शेख हसीना का भाषण आता है कि गोरी चमड़ी वाला देश, वो कि हमको काट कर एक ईसाई मुल्क बनाने की साजिश हो रही है। और उसके बाद जब जून में वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, हाई कोर्ट का आरक्षण पे, तो फिर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। और जुलाई के बाद अगस्त, जुलाई में हिंसा होती है और अगस्त में अब उनको देश छोड़कर जाना पड़ता है। तो अभी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आएंगी। पाकिस्तान की आईएसआई का नाम आएगा, क्योंकि जमाते इस्लामी जो 1971 का वॉर हुआ उसमें 2 धड़े के लोग थे, एक जो आज़ादी का समर्थन कर रहे थे और एक जो विरोध कर रहे थे। आज़ादी का विरोध करने वाले में जमात इस्लामी वाले भी थे। उनके कई लीडर्स का नाम आया, जो आवामी लीग के लीडर्स हैं या फिर मुक्ति वाहिनी के, उनको उनकी हत्या करवाने में, उसकी साजिश रचने में उनका नाम आया। कईयों को मौत की सज़ा भी हुई। जमात इस्लामी अभी बैन है, उसके जो छात्र संगठन को अभी 3-4 दिनों पहले ही बैन किया गया था। उसके बाद ये प्रोटेस्ट भड़का, और कहते हैं कि ये चर्चा है, एक थ्योरी है कि जमात इस्लामी आज भी आईएसआई के सपोर्ट से चलती है। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। तो ये थ्योरियाँ चलेंगी। मैंने कॉन्स्पिरेसी थीरीज पर इसलिए भी आपसे प्रश्न पूछा क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले उसको 7% कर दिया था। तो अगर वो सिर्फ एक सिर्फ एक वो रोज़गार का प्रश्न होता है, या वो जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, चाहे जो सन ऑफ रेवोल्यूशन है या नहीं है दोनों के बीच में, तो वो लगभग सेटल होने की स्थिति में था। ये ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत लंबे समय से कोई गुस्सा बना हुआ था जिसको कैपिटलाइज किया है। क्या शेख हसीना ने ओवरडू कर दिया था 2024 के इलेक्शंस में? कई लोग ऐसा कहते थे कि अगर वो ये सब नहीं भी करती तभी भी शायद जीत के आती, और तब शायद थोड़ी सी लेजिटिमेसी होती उनके रूल की। इसको 2 तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिन पार्टियों ने बॉयकॉट किया था उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ रहे हैं, वो ज़्यादा कट्टर हैं कि इस शरिया कानून टाइप का लागू होना चाहिए। हाँ, वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात करते हैं, यूएस के साथ बेहतर रिश्ते करने की बात करते हैं। मतलब वो चीज़ें जिससे बांग्लादेश का एक धड़ा जो आवामी लीग के समर्थक हैं या फिर जो ज़्यादा लिबरल देश चाहते हैं उनको वो रास नहीं आता है। जो लोग लिबरल बांग्लादेश चाहते थे या फिर डेवलपिंग, जैसे शेख हसीना के समय में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे, ट्रांसपोर्ट पे काम हुआ है, पुलों पे काम हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें, तो वो चाहते थे कि शेख हसीना बनी रहें। और जो विपक्षी पार्टियां थी उनका जो बेस था लगातार कम हो रहा था, तो उन्होंने अधिकतर समय पर हिंसा का रास्ता चुना। आप उनका पूरा कार्यकाल उठा लेंगे तो ऐसे आपको हिंसक प्रोटेस्ट की बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। उसमें जमात इस्लामी और बीएनपी सबसे आगे रही। जमात इस्लामी के पास बहुत बड़ा बेस है, तो
वो चीज़ें नहीं। लेकिन शेख हसीना पे आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन किया। एक RAB, रैपिड एक्शन बटालियन, वो पुलिस के एक यूनिट है, वो उन पे गैर न्यायिक हत्याओं के आरोप लगे। यूएस ने बैन किया, यूएस के बयान आए। और कनाडा जो है, कनाडा एक तो यूएस का दोस्त है, और दूसरी एक चीज़ उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अ, कनाडा में जो शेख मुजीब हैं, उनके 2 हत्यारे अभी भी गायब हैं। उसमें से एक कनाडा में रहता है और एक का बेस कनाडा में ही है, वो इधर-उधर ट्रैवल करता रहता है। तो उनकी दुश्मनी इसलिए भी चलती है, दुश्मनी तकरार होती है कि आप उसको हमको सौंपो, हम उसको सज़ा देंगे, इस टाइप की चीज़ें। तो इसलिए वो ज़्यादा इनके खिलाफ़ रहते हैं। तो और इसलिए जब आप वेस्टर्न मीडिया का स्टैंड देखेंगे तो वो एक बायस दिखता है। जो अभी के प्रोटेस्ट हो रहे थे, हिंसा किसी भी स्थिति में, आप पुलिस की ज़्यादती हो या फिर भीड़ की ज़्यादती हो, वो आप जायज़ नहीं ठहरा सकते। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही थी, उसके बाद पुलिस के पास बहुत कम ऑप्शन बचते हैं उसको रोकने के। तो वो हिंसा उस वजह से भी हुई। दूसरी चीज़ एक ये हुई और कि पुलिस वालों को भी लिंच किया गया, मैं देख रहा था एक पूरा पुलिस स्टेशन ही ये कल ही हुआ है। जो प्रोटेस्ट वो बात कर रहे थे कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, सिविल ओबीडियंस की बात हुई थी, ये वर्ड यूज किया था जो स्टूडेंट लीडर था उसने, कि सिविल डिसोबीडियंस होगा, जिस तरह की सविनय अवज्ञा, कि हम सरकार की बातें नहीं मानेंगे। लेकिन कल जो हिंसा हुई कि एक थाने में 13 पुलिस वालों को पीट पीट कर मार दिया गया है। तो आप उस स्थिति में पुलिस से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, या जो भीड़ निकल रही थी उनके पास लाठी डंडे थे, हथियार थे, वो पेट्रोल लेके आ रहे थे। तो शेख हसीना ने कुछ गलतियां की, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि उसके लिए बैठ के बातचीत नहीं हो सकती या फिर उसके लिए दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता था। तो जो तख्ता पलट वाली बात है, ये एक शॉकिंग था, क्योंकि इस तरह आज से पहले तो नहीं लगता था, आज सुबह से पहले किसी को नहीं लगता था, हमें ऐसा लगता था कि एक बांग्लादेश के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन जैसा वो पहले भी हुआ है, ये चीज़ हो जाएगी। किसी ने सोचा नहीं था कि शेख हसीना को मतलब ऐसे दिन दहाड़े अपना पूरा सामान लेकर के और अपने रिश्तेदारों को बिठा करके साथ में वो लेके जा रही हैं कि नियरेस्ट एयरपोर्ट जो भी इंडिया का अवेलेबल है वहाँ पे लैंड करना चाह रही हैं। जैसे आपको श्रीलंका का अगर याद हो, महिंदा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, ये जब भागे तो ये रात के अंधेरे में भागे थे। लेकिन यहाँ दिन दहाड़े हो रहा है और सबको पता है कि शेख हसीना अभी कहाँ है, कब जाएंगी। आर्मी चीफ बार बार जो संबोधन है उसको डिले कर रहे हैं कि वो निकल जाएं, फिर हम बात करें। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी इस पे। कुछ समय बाद और भी थ्योरीज पता चलेंगी, और अंदर क्या हुआ शायद कभी कोई किताबों में लिखे। मतलब एक ये बात तो हम एक्नॉलेज करते हैं कि बांग्लादेश में ग्रास रूट मूवमेंट ही हुआ, हमने जो देखा, लेकिन जितने ड्रामेटिक तरीके से हम शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ते हुए देखते हैं, वो 2 और 2 4 नहीं लगता है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम लगातार बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर इस तरह की बातचीत आपके सामने लाते रहेंगे, उसमें फैक्ट्स भी होंगे, और अभिषेक अपना अनुभव भी आपसे बांटते रहेंगे, और एक्सपर्ट से भी आप मिलेंगे। उन सारे प्रेजेंटेशंस को आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी लल्लन टॉक के साथ।